नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर बहुत नज़दीक है और उसके लिए हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ लगातार जारी है, जिसका कि ये प्रैक्टिस सेट 4 है। दोस्तों, इसमें जीएस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स के अति संभावित प्रश्नों का जिक्र किया गया है और यह प्रश्न आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। अब देखिए दोस्तों, अभिनव भारत, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही क्रम होगा ऑप्शंस का, वो होगा DABC, यानी अनुशीलन समिति, उसके बाद अभिनव भारत, फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और फिर गदर पार्टी। देखिए दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा की गई थी, जबकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन के साथ आप ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। हो सकता है आप सबने पढ़ा भी हो। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है और 1739 में नादिर शाह ने इसके शासनकाल में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, विभिन्न बौद्ध संगीतियाँ तथा उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, बिल्कुल सही। दूसरा है तृतीय बौद्ध संगीति मोगल पुत्र तिस्स, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति वसुमित्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति अश्वघोष। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और उस समय अध्यक्ष अश्वघोष था और अश्वघोष के साथ वसुमित्र था। तो ये अश्वघोष और वसुमित्र दोनों ही चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित हैं, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये विकल्प के हिसाब से गलत दिया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्षता सबा कामी ने की थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा कौन था उस टाइम? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसमें राजा कौन थे? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी और मोगली पुत्र तिस्स इस समय अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडल ग्राम में हुई थी, राजा कनिष्क थे। और वसुमित्र के साथ ही आप याद रखिएगा अश्वघोष, ये दोनों ही अध्यक्ष का नाम आता है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत होगा। इसकी जगह सही ऑप्शन क्या होगा? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, यानी कि 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, जिसमें बलिया की समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। देखिए दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश में है। देश भर में कई जगह समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बलिया याद रखिएगा। बलिया की समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। तो इस क्वेश्चन के साथ ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांसा। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो कांस्य धातु की बनी थी।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और लोथल को सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह कहा जाता था। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल और चनोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पठार को खनिजों का पठार कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का पठार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिज बहुतायत में मिलते हैं। और झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? बहुत ही सरल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये यहाँ पर इसकी विश्व प्रसिद्ध ट्रिक लिखी हुई है, जो ज़्यादातर यही आप देखेंगे कभी भी गूगल पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें मित्र तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मी से क्या है? मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड, तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड तीनों से गुजरती है, पर मेघालय से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। और अमरकंटक दोस्तों सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। त्र्यंबकेश्वर याद रखिएगा किसका है? तो गोदावरी नदी का है। महाबलेश्वर किसका है? नर्मदा नदी का है। ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है और अमरकंटक सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी मृत सागर। दोस्तों, मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें लवण की मात्रा, नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति तैरता भी है तो भी वो एक लाश के समान दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ग्रीन मफलर संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। दरअसल दोस्तों, जब हम पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में लगाते हैं तो हरे पेड़ों के पास क्षमता होती है ध्वनि को अवशोषित करने की। तो पेड़ों को बहुत अधिक संख्या में हम लोग लगाएं, वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा करें तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार के पेड़ों को ही हम लोग ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल हिरन के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल हिरन के लिए। और कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से प्रेरित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। सोवियत संघ तत्कालीन नाम था, इस समय वो रूस है। तो यहाँ से ही पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 जुलाई। देखिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को तो हुई थी, तो इन दो ऑप्शन में 12 जुलाई है। लेकिन 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री के.जी. साबी जी। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको ही जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? देखिए दोस्तों, विधायिका के 2 सदन होते हैं,
एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जिस राज्य में ये दोनों ही सदन होते हैं उसको हम लोग द्विसदनात्मक राज्य कहते हैं। तो भारत में इस टाइम केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, तुम कब आओगे, इसमें जो आओगे लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और बी से क्या हो जाएगा, बिहार। तो ये 6 राज्य आप याद रखिएगा। और ट्रिक क्या है, तुम कब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए दोस्तों, गलत विकल्प का चयन करना है तो पहला है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 है, बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में ही प्रावधान है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 14, ये गलत लिखा हुआ है। दोस्तों, उपाधियों का अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में किया गया है, ना कि अनुच्छेद 14 में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। देखिए दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक में अगर पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नौरोज। पाम संडे और ईस्टर ये दोनों ईसाई धर्म से संबंधित हैं और शबे बारात इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। देखिए दोस्तों, पहला नियम न्यूटन का जड़त्व पर आधारित है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें, आप सबको पता होगा कि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इनका एक फ़ायदा क्या है, विटामिन बनता है। कौन सा विटामिन बनता है, तो आपने जानते होंगे कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी शरीर में बनता है और पराबैंगनी किरणें भी सूर्य की विकिरण में ही हैं। तो विटामिन डी ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता यानी कि नमी को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर, और ये दूसरा ऑप्शन है हाइग्रो। तो हाइड्रोमीटर जो है वो तरल का घनत्व यानी जल का घनत्व नापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो वो आर्द्रता को नापता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब को नापता है और मैनोमीटर गैस के दाब को नापता है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से सही जवाब होगा। बाकी यंत्रों के भी काम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मक्खी नाक पर ना बैठने देना मुहावरे का अर्थ है। अब मक्खी नाक पर बैठने देना मुहावरे का अर्थ घमंड होना, गलत जवाब। तुच्छ चीज़ों से दूर रहना, ये भी नहीं है। अपनी इज्जत खराब ना होने देना, यह बिल्कुल सही जवाब होगा, मक्खी नाक पर ना बैठने देना। अगला प्रश्न है, जो अवैध संतान हो शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों, औरस जो होता है, औरस तो जायज संतान यानी वैध संतान को कहा जाता है और जारज जो होता है वो अवैध संतान को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, लघुत्तर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी, सदुपदेश, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी, अनुग्रह, भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी, संसारिक, गलत लिखा है। अगर आप शुद्ध बोलेंगे तो आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिख भी पाएंगे और शुद्ध पढ़ भी पाएंगे। तो संसारिक नहीं सही होता है, सही शब्द होता है सांसारिक। तो सांसारिक जब आप बोलेंगे तो पता रहेगा कि सा के ऊपर अ की मात्रा भी होगी, तो सांसारिक इसका सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अगला है, चिरायु में उपसर्ग। तो चिरायु क्या है, चिर आयु को लिखते हैं चिर प्लस आयु, तो यही उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, वन हु नोज एवरीथिंग, तो क्या कहते हैं इसको। तो ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो देखिए दोस्तों, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। ओमनीसाइंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो हर जगह प्रेजेंट रहता है। और ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो हमेशा
हर चीज़ में सकारात्मक चीज़ों की तरफ ही देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमनीसाइंट। अगला है प्रश्न, अब देखिए दोस्तों यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक में आई के बाद आ लेटर यस्टरडे और वर्ब की कुछ फॉर्म दी गई हैं, ये वर्ब्स की फॉर्म को आपको भरना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यस्टरडे शब्द लिखा हुआ है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो अगर बीते हुए कल की बात की जा रही है यानी पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो पास्ट टेंस में या तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे या थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन में राइट लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में विल लिखा हुआ है और विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, तो फ्यूचर टेंस में यूज होने के कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में रिटर्न लिखा हुआ है, तो रिटर्न थर्ड फॉर्म तो होती है, लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव या हैड के साथ ही यूज की जाती है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी रोट, यह सेकंड फॉर्म होती है राइट की, राइट रोट रिटर्न, तो रोट ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस होगा आई रोट अ लेटर यस्टरडे। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ये जब भी सेड वाले वाक्य आ जाएं ये इनडायरेक्ट होते हैं। अगर आपने स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पढ़ी है तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ये सेंटेंस जब भी आ जाए जिसमें सेड लिखा हो और उसके बाद कुछ एक सेंटेंस लिखा हो, तो याद रखिएगा कि सेड के बाद कॉमा आना चाहिए और इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा होना चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर सेड के बाद कॉमा नहीं आया है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें तो सेड के बाद यहाँ कॉमा तो आया है लेकिन आगे ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखें तो सेड के बाद यहाँ कॉमा भी आया है और आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहसिन नकवी को। देखिए मोहसिन नकवी से पहले शमी सिल्वा थे और शमी सिल्वा के स्थान पर इस साल अप्रैल 2025 में ही मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जय शाह हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं और यह इस टाइम आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखिए दोस्तों ब्रिक्स में 5 लेटर हैं BRICS, तो B से है ब्राज़ील, R से है रसिया, I से है इंडिया, C से है चाइना और S से है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था, उससे पहले यह केवल ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ही इसके सदस्य थे। 2009 में ये बना था। अब देखिए दोस्तों जो 2026 का शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और यह कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो ये 18वां शिखर सम्मेलन है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और अभी 2025 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि ब्राज़ील में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों अगर आपने हमारे अन्य वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी जाकर आप जरूर हमारे चैनल पर देख लें और यह वीडियो आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।